मित्रों, जब मैं कहता हूं कि अगली बार एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, तब आपके मन में डाउट आना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे आएगी। स्वाभाविक है, मगर मैं 15 साल का था तब से इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक का स्टूडेंट रहा हूं। 15 साल से मैं देश भर में जितने चुनाव हुए उसके चुनावी आंकड़ों को, इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक को एनालिसिस करने की आदत मैंने डाली है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन 2014 लोकसभा इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट मिला, 11% वोट, केरल की बात कर रहा हूं मैं। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन केरल में एनडीए को 16% वोट मिला, 11 to 16%। 2024 लोकसभा इलेक्शन में हम 16% से इंक्रीज होकर हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40 हम 20% तक पहुंचे हैं। और देश भर की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिस्ट्री होता है, जो 20% का थ्रेश पार कर लेता है, 20% का लेवल पार कर लेता है, उसको 40% तक पहुंचने में 5 साल नहीं लगते हैं। वो जंप लगाकर 20 to 40 जाता है। और इस लोकल बॉडी इलेक्शन में हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि हम सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और परिणाम देखिए, तिरुवनंतपुरम में पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी का मेयर बैठा है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने देश में कई चुनाव ऐसे लड़े हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। आसाम में हमारी 3 असेंबली सीट थी, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल के बाद बनी। त्रिपुरा में हमारी एक भी सीट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड किया। मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं थी, मगर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और ये सभी पूर्ण बहुमत की सरकार बार बार चुनकर आई है, 2 बार 3 बार चुनकर आई है। और यहां पर तो हमारे पास अच्छा खासा 20% का एक बेस बना है। और इस बार ग्रामीण केरल में भी हमें अच्छा प्रतिसाद मिला है। और हम एक नारा लेकर केरल की जनता के सामने गए हैं, विकसित केरल, सुरक्षित केरल और सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला केरल, जो केरल जैसी डाइवर्स सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है, तो आप किसी के लिए अपीसमेंट करते ही दूसरे को अन्याय कर देते हो। और हम वो पार्टी है जो अपीसमेंट में नहीं मानती है, सभी के साथ न्याय करती है। आज केरल की आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का बहुत सारे लोग, विशेषकर जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को एडेप्ट करे हुए राइटर्स हैं, वो वर्णन करते हैं क्या कमी है। सब डेवलपमेंट है। मगर मैं बहुत ब्लंटली आज कहना चाहता हूं, समग्र केरल के विकास की चिंता करे, मतलब केरल के हर नागरिक के विकास की चिंता करे, तो रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस जो आ रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं, और बढ़ना चाहिए, परंतु इससे केरल का हर नागरिक का विकास नहीं हो सकता है। जिनके परिवार में से कोई विदेश में नहीं है, उनका क्या होगा? हमने रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी की जगह सबको डेवलप करने वाली इकोनॉमी का मॉडल बनाना पड़ेगा, जिसमें रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी भी इसका हिस्सा होगा। रेमिटेंस को कम नहीं करना है, परंतु और भी एवेन्यू खड़े करने पड़ेंगे। टूरिज्म के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा,
केरल के अंदर जो एजुकेशन का लेवल है उसको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल के अंदर दरियाई व्यापार का जो पोटेंशियल पड़ा है उसको 100% एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केरल का आयुर्वेद, केरल की औषधियां और केरल के मसाले वो वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, उसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और केरल के अंदर डेटा स्टोरेज से लेकर आईटी से लेकर सेमीकंडक्टर तक के ढेर सारे ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें भूमि की ज्यादा जरूरत नहीं है, जहां आईक्यू की जरूरत है, वो केरल में हमें डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी केरल का भला नहीं कर सकती। रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी को भी इंक्रीज करते हुए एक कंप्लीट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल केरल ने एडॉप्ट करना पड़ेगा, जो केरल को आगे ले जाएगा और केरल के हर नागरिक के लिए ये मॉडल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। डेवलपमेंट का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर नागरिक को अपनी प्रतिबिंब दिखाई पड़े, हर नागरिक के लिए इसके अंदर स्थान हो, थिंकिंग हो। जो हो गया है उसको कम नहीं करना है, बढ़ाना है, मगर जो छूट गया है इसको भी लेकर आगे बढ़ना है। वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है और यही हमारे विकसित केरलम का एक नींव है। मित्रों, हम सुरक्षित केरल भी चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अपरेंटली देखने में ठीक दिखता है, मगर कई प्रकार के खतरे जब धीरे 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 बढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में हमें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जब पीएफआई पर हमने बैन लगाया, दबे स्वरों में यूडीएफ और एलडीएफ ने इसका विरोध किया या समर्थन नहीं किया। मैं आज केरल की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जमाते इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एसडीपीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टियां क्या केरल को एक रख सकती है क्या? जो सह अस्तित्व में नहीं मानते हैं वो कैसे केरल को एक रख सकते हैं? एक खतरों को शासन की जिम्मेदारी है कि उसको पहचाने और उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैं आज देश भर में जहां पर भी जाता हूं और कहता हूं कि हमने पीएफआई पर बैन लगाकर सारे पीएफआई के कैडर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, पूरा देश अपने आप को सुरक्षित मानता है। और इस सुरक्षित केरल का जो कंसेप्ट है वो पर्दे के पीछे हमने दिखाई न पड़े ऐसे अदृश्य खतरों को पहचान कर इससे भी केरल को सुरक्षित करना वो कंसेप्ट है। तो हम इसको मानते हैं कि विकसित केरल से अकेला न्यू केरल नहीं हो सकता, इसके साथ सुरक्षित केरल भी होना चाहिए। और मित्रों, तीसरा, जिसमें सभी की आस्थाओं का सम्मान हो, हर धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। मगर जब आप अपीसमेंट करते हो तो अपीसमेंट करते ही किसी के साथ अन्याय कर देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का शुरुआत किया, 4 करोड़ घर मकान गरीबों को दिए, इसमें किसी का धर्म नहीं पूछा है। हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, क्रिश्चियन को भी मिला, पानी भी सभी को मिला, अनाज भी सभी को मिल रहा है और इलाज भी सभी को मिल रहा है। जब आप सरकार चलाते हो तो सभी प्रकार की आस्थाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और जब सबरीमाला में आस्था का सवाल खड़ा होता है और सबरीमाला में प्रभु के खजाने में जो चोरी होती है, इस पर लिपापोती होती है, तो 50 सवाल शासन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जब आपके जनमानस की मैं बात करता हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं देखा हूं, मैं जनमानस की, जनता की नजर में जब डाउट आपके खुद के मंत्री पर है, मंत्रियों पर है, तो आप कैसे न्यूट्रल जांच कर पाओगे? न्यूट्रल जांच सिर्फ करना जरूरी नहीं है, जांच न्यूट्रल दिखना भी चाहिए।
और कैसे आप जनता को विश्वास कराओगे? इसीलिए मैंने आज एक और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी है कि सबरीमाला के खजाने की चोरी का मामला, सोने की चोरी का मामला किसी न्यूट्रल एजेंसी के साथ जांच करानी चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि हरेक को शासन में विश्वास होना चाहिए, हरेक को शासन में, सरकार में, तंत्र पर विश्वास होना चाहिए। और वो तंत्र प्रस्तापित करने के लिए सबरीमाला के गोल्ड चोरी का एक प्रकार से जांच न्यूट्रल एजेंसियों को देना चाहिए। मैं आज यहां पर करप्शन की भी बात करना चाहता हूं। ये एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ, ये परंपरा ने करप्शन को बढ़ाया है। एलडीएफ के शासन में जो करप्शन होता है, यूडीएफ इसकी जांच नहीं करती है। यूडीएफ के शासन में जो करप्शन होता है, एलडीएफ उनकी जांच नहीं करती है। अल्टीमेटली दोनों करप्शन करते हैं। आज मैं यहां से केरल की जनता के सामने 343 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, इसकी जांच हुई क्या? नहीं हुई। एआई कैमरा का घोटाला, इसका कंक्लूसिव जांच हुआ? नहीं हुआ। लाइफ मिशन घोटाला, इसका कंक्लूसिव जांच हुआ? नहीं हुआ। पीपीई किट की खरीदी का घोटाला, इसका कंक्लूसिव जांच हुआ? नहीं हुआ। एक रिश्वत कांड यूडीएफ के समय में हुआ जिसमें 100 करोड़ का घूस लिया गया, जांच नहीं हुआ। सोलर स्कैम, जांच नहीं हुआ। पुल का घोटाला, जांच नहीं हुआ। ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर केरल की जनता को करप्शन से बाहर निकालना है, गवर्नेंस विदाउट करप्शन हम केरल में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो एक ही वे आउट है कि एनडीए की सरकार को एक बार मौका देना। एनडीए सरकार ही गवर्नेंस विदाउट करप्शन दे सकती है, डिलीवरी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दे सकती है, और विजन विदाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स दे सकती है। और तीनों चीजें बहुत जरूरी है। गवर्नेंस विदाउट करप्शन, ये पारदर्शी गवर्नेंस लोकतंत्र को मजबूत करता है। डिलीवरी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, वो हमारे संविधान की मूल भावनाओं को ताकत देता है। और विजन विदाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स एक सर्वांगीण विकास का मॉडल खड़ा कर सकता है। और ये हमने देश में कर कर बताया है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर बहुत बड़ा काम किया है। और हमने केरल के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से यूडीएफ और एलडीएफ दोनों को पूछना चाहता हूं। 2004 से 14, 2004 to 14 यूपीए का सरकार था। एक प्रकार से एलडीएफ इसका सपोर्ट करता था। आपने 10 साल में केरल के डेवलपमेंट के लिए कितना फंड केरल को भेजा, इसका आंकड़ा उन्होंने सार्वजनिक करना चाहिए। और मैं मानता हूं केरल की जनता को अधिकार है कंपैरेटिव स्टडी करने का, कि आपने 10 साल शासन में रहे, केरल को क्या दिया, वो जानने का केरल की जनता का अधिकार है। क्योंकि वो केरल के प्रति आपका कितना लगाव है वो दिखाता है। अब वो तो देते नहीं है, मैं कई साल से पूछ रहा हूं, मगर मैं आज आंकड़े लेकर आया हूं और केरल कौमुदी के इस फंक्शन में देना चाहता हूं। 2004 to 14 72,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने दिया, 72,000 करोड़ रुपया। और 2040 to 24 अगेन 72,000 3,23,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने भेजा। जबकि हमारी यहां सरकार नहीं है, यहां एनडीए पावर में नहीं है। फिर भी पिनराई विजयन कहते हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। पिनराई विजय जी, अन्याय केरल को आपके शासन में होता था, हमारे शासन में नहीं होता था।
आपने सिर्फ 74,000 करोड़ दिया था, हमने 72,000 करोड़ की जगह 3,23,000 करोड़ दिया है। अदर देन 3,23,000 करोड़ हमने 22,000 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिया, 4,000 करोड़ रुपीस रोड डेवलपमेंट, 15,000 करोड़ रुपीस रेलवे के लिए और 3,000 करोड़ रुपीस एयरपोर्ट के लिए। ये 22,000 करोड़ हमने अलग दिया है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अलापुजा, कन्नूर, कोची, कोल्लम, कोझिकोड, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और गुरुवायूर अमृत योजना के तहत इसका अपग्रेडेशन करने का काम किया। तिरुवनंतपुरम और कोची दोनों को हमने स्मार्ट सिटी मिशन में लिया और जन विकास कार्यक्रम में लगभग 19 कम्युनिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 130 करोड़ के फंड के साथ प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में लिया है। आप डेवलपमेंट की बात करते हो, डेवलपमेंट के कारण हमें मोदी जी केरल के साथ अन्याय करे ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो। मैं यहां पर पिनराई विजयन जी को कह कर जाता हूं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई भी कमी है या गलती है तो कल आप जरूर करेक्ट करेगा, वरना आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि केरल को अन्याय हमने नहीं आपकी सरकार ने किया है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप आरोप कर एलिगेशन कर भाग नहीं सकते हो। मैं आपके आरोप का स्पेसिफिक जवाब लेकर आया हूं कि आपने 72,000 करोड़ दिया था और हमने 3,23,000 करोड़ प्लस 22,000 करोड़ और कई सारी स्कीम्स दी है। क्या जवाब दे सकते हैं आप? फिर भी अगर मेरे आंकड़े को आप झुठला सकते हो तो आप जरूर जवाब देना। और मैं आपको कहता हूं, आपकी प्रेस का जवाब हमारे राजीव चंद्रशेखर कल 4 बजे देंगे अगर आप करोगे तो। मगर मुझे विश्वास है कि राजीव चंद्रशेखर को प्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। पिनराई विजयन जी जवाब ही नहीं देने वाले। फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर फॉल्स एलिगेशन कर आप इस प्रकार का माहौल नहीं कर सकते। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि यूडीएफ एलडीएफ के चुंगाल से केरल को बाहर निकलने की जरूरत है। एक नया जोश, नई सोच और नए उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की टीम तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित केरलम के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ गए हैं, जिसमें विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी और आस्थाओं का, विश्वास का सम्मान भी होगा। एक कंप्लीट डेवलपमेंट का जो मॉडल है, इसको केरल की जनता स्वीकार करेगी और इसी से न्यू केरल की रचना होगी। और न्यू केरल होगा तो ही न्यू भारत, विकसित केरल होगा तो ही विकसित भारत बन सकता है। ये मेरी फर्म बिलीफ है। फिर से एक बार केरल कौमुदी ने अब तक पत्रकारिता के लिए जो योगदान, रीजनल पत्रकारिता के लिए जो योगदान किया है, इसकी मैं बहुत मनपूर्वक प्रशंसा भी करता हूं, इसको एक्नोलेज भी करता हूं और आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। धन्यवाद।